हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के इस लेक्चर में बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है भाई, जिसका नाम है CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और साथ ही साथ एक चीज और करने वाले भाई सर, वो क्या चीज है? साथ ही साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि डी ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं और उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, या हम ये बोल सकते हैं डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। जैसे डी ऑर्बिटल हमने सुना है भाई 5 होती हैं सर, पांचों के नाम क्या है, पांचों की स्ट्रक्चर क्या है, वो सब कुछ जानने वाले हैं, उनका ओरिएंटेशन जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं भाई CFT को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, हमारी सेकंड यूनिट है। इससे पहले फर्स्ट यूनिट उसकी हो चुकी है और उसमें क्या क्या था ये सब तो आपको पता होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। सर अभी जान लीजिए अभी हम क्या क्या पढ़ रहे हैं भाई। VBT मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम खत्म कर चुके हैं, क्या होता है सब कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर और कॉम्प्लेक्सेस ये भी खत्म कर चुके हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं उनको याद करने की ट्रिक्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी कर चुके हैं। अभी ना हमारा बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो है हमारा CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअल में क्या होती है, क्या बताती है। चलिए भाई, कहां गया भाई, आजा। ठीक है, यह है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं CFT। आई होप इतनी बात तो पता होगा। अब इसके बाद की कहानी जान लेते हैं। जैसे हमने VBT की बात करी थी भाई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था पॉलिंग ने। यहां पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिया था, मतलब हम बोल सकते हैं CFT was given by और किस किसने दिया था इसको? यहां पर 2 साइंटिस्ट थे एक्चुअली जो CFT पे काम कर रहे थे। उनमें से एक थे हमारे पास वॉन ब्लिक और दूसरे थे H. Bethe। ये 2 साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने CFT पर वर्क किया और इसको हमारा प्रपोज किया। एक्चुअल में CFT क्या बताती थी? जैसे VBT क्या बता रही थी, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे थे, वैसे ही CFT भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम और VBT के बीच की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। और कुछ जो लिमिटेशंस हमने लास्ट लेक्चर में जानी थी कि भाई इन चीज को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो वहां पर हमारा CFT बहुत हेल्पफुल होता है, उन चीजों को एक्सप्लेन करता है। चलिए सर, CFT एक्चुअल में बताता क्या है ये भी बता दीजिए। अगर हम यहां पर बात करें अकॉर्डिंग टू CFT, सर CFT के कौन कौन से पोस्टुलेट हैं इनको जरा जान लेते हैं। CFT के अनुसार क्या क्या कहा जाता है। पहली बात भाई, हमें पता है किस किस के बीच बॉन्डिंग देखनी भाई, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सेंट्रल मेटल एटम की बात करेंगे, फिर हम लिगेंड की बात करेंगे, फिर तब इनकी बॉन्डिंग की बात करेंगे। भाई CFT का मानना यह है सेंट्रल मेटल एटम केवल वही हो सकता है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं सर, क्या पहला पॉइंट क्या हमारा, सेंट्रल मेटल एटम should have positive charge। सर पहली कहानी तो ये होगी सर, सेंट्रल मेटल एटम के पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वो सेंट्रल मेटल एटम का वर्क नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू CFT, नॉट मी, अकॉर्डिंग टू CFT ने ऐसा कहा था, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो उसको हमारा सेंट्रल मेटल एटम की पद से हटा दो। दूसरी बात हम करेंगे भाई लिगेंड की, क्योंकि दोनों के बीच चलना है, ठीक है। लिगेंड के पास आए भाई, लिगेंड से पूछा क्या है, तो भाई लिगेंड के वहां से इन्होंने पता किया कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स should have point negative charge। व्हाट इज दिस, का क्या मतलब है सर, पॉइंट नेगेटिव चार्ज। और एक और चीज, और पॉइंट डाइपोल। इन्होंने कहा सर मेटल पर तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है सर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिगेंड के पास में पॉइंट नेगेटिव चार्ज
या फिर पॉइंट डायपोल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास Cl नेगेटिव है ना, मैंने कर दिया Br नेगेटिव है, ठीक है, Cn नेगेटिव है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे लिगेंड हो सकते हैं, इनके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसका मतलब पॉइंट नेगेटिव चार्ज उन्होंने बोल दिया है। दूसरी बात उन्होंने बोला है सर पॉइंट डायपोल होना चाहिए। डायपोल का मतलब जैसे कि H2O है ना, अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, हमने डायपोल मोमेंट वगैरह पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी। तो H2 हमारा क्या होता है? एक डायपोल होता है। NH3 हमारा एक डायपोल होता है, जिसमें डायपोल है वो भी हमारे लिगेंड का काम कर सकते हैं। तो उन्होंने दो चीज कही, पॉइंट नेगेटिव चार्ज हो या पॉइंट डायपोल मोमेंट हो। अगर ऐसा है तो वो आपका क्या होता है? लिगेंड की तरह वर्क करेगा। चलो सर, दो चीजों के बारे में जान लिया हमने, लिगेंड जाना, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी मेटल जाना, पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड जाना, नेगेटिव चार्ज या पॉइंट डायपोल। अब सर इन दोनों की बॉन्डिंग की बात करें, अब इन दोनों की बॉन्डिंग की बात करें तो भाई मेटल पर पॉजिटिव है, लिगेंड पर नेगेटिव है, तो दोनों के बीच तो कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बनने वाला बॉन्ड जो होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। दैट इज आयनिक बॉन्ड मींस वी कैन से द बॉन्ड बिटवीन, या फिर हम बोल सकते हैं द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स is purely ionic, is purely ionic। भाई ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्योरली आयनिक और प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, स्टैटिक बॉन्ड। सर ये ना बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या मतलब है इसका? सुन लीजिए भाई, CFT के अनुसार ये है, CFT ये कहता है भाई मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है या डायपोल है, तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक। और वो आपको प्योरली आयनिक होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। प्योरली आयनिक मींस 100% आयनिक होगा। तो क्या होगा हमारे पास? 100% आयनिक बॉन्ड होता है। सर अकॉर्डिंग टू VBT जब हमने पढ़ा था तो VBT ने बताया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, वहां पर ओवरलैपिंग हो रही थी। देयर इज नो ओवरलैपिंग, यहां पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, यहां पर 100% आयनिक नेचर होता है। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं देयर इज नो ओवरलैपिंग, मतलब यहां पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। एंड नो कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं है। सर इतनी बात थी जो हमें समझ में आ गई है। अब इसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अब जो हम जानने वाले। तो भाई हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट हो गए? मेटल के पास सर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। लिगेंड के पास पॉइंट नेगेटिव चार्ज या फिर डायपोल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, लिगेंड और मेटल के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड तो होता ही नहीं है। अब हम बात करें, यहां पर एक नई चीज होती है जो अब तक शायद आपने किसी भी थ्योरी में नहीं सुनी होगी, ये केवल यही थ्योरी से सबसे पहले बताया गया था, जो CFT में वॉन ब्लिक और पैथी ने बताया था। इन्होंने ये कहा था भाई यहां पर d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, d सबसेल में ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है। सर व्हाट इज द मीन ऑफ स्प्लिटिंग, उसको भी जानेंगे अभी, फिलहाल हम लिख लेते हैं। यहां पर क्या होता है? ड्यू टू रिपल्सन, ध्यान से सुन लेना, इस पॉइंट को समझना, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन electrons of d orbital of central metal atom and ligands d orbitals split into different energy levels,
अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है, ये वाला पॉइंट हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, समझ लेते इस पॉइंट का क्या मतलब है। हमें पता है सर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड के पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों आएंगे अट्रैक्शन तो होगा। भाई लिगेंड कौन होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो लिगेंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। क्या मेटल की डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, होंगे सर। सेंट्रल मेटल एटम के सबके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने किए थे, सब में डी ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से जो डी ऑर्बिटल होती हैं, डी ऑर्बिटल कितनी होती है, 5 होती है, तो पांचों अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल्स में टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं सर। उसी को बोला जाता है स्प्लिटिंग। मतलब डी ऑर्बिटल में जो सबकी एनर्जी पहले एक जैसी थी, अब वो एनर्जी एक जैसी ना होकर अलग अलग हो जाती हैं, वो अलग अलग एनर्जी सेट्स में या अलग अलग एनर्जी लेवल्स में ब्रेक हो जाती हैं। उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। ठीक है ना, तो यहां से इस चीज को भी लिख सकते हैं, this type of splitting of d orbitals is known as crystal field splitting, इसी को क्या कहा जाता है भाई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। सर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है, ये जो स्प्लिटिंग होती है, ये एक्चुअल में किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। सर ऑक्टाहेड्रल होगा तो स्प्लिटिंग अलग टाइप की होगी, टेट्राहेड्रल होगा तो स्प्लिटिंग अलग टाइप की होगी, स्क्वायर प्लेनर होगा तो स्प्लिटिंग अलग टाइप की होगी। मतलब यहां पर हम ये बोल सकते हैं दिस स्प्लिटिंग depends on the geometry of complexes। ये जो स्प्लिटिंग है ये एक्चुअल में इसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है कि ज्योमेट्री क्या होगी, आपके ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, क्या है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये एक्चुअल में हमारा सीएफटी के पोस्टुलेट थे जो मैंने करा दिए, वो सारे हो गए। अभी आपको जो मेन फंक्शन जानना है वो ये है, सर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, इसको डिटेल पढ़ना है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं भाई, हम ये करने वाले हैं सर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को पढ़ने से पहले हमें डी ऑर्बिटल्स के बारे में पता होना आवश्यक है। आप में से कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो वो अभी जान लेते हैं भाई। फिलहाल हम जानने वाले हैं डी ऑर्बिटल्स के लिए। किसको जानने वाले, एक्चुअली हम डी सबसेल की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे, डी सबसेल। सर अगर डी सबसेल की बात करें तो देयर इज 5 ऑर्बिटल्स। कितनी होती है यहाँ पर, 5 ऑर्बिटल्स होती है सर, 5 ऑर्बिटल्स बिल्कुल होती है। और ये पांचों ऑर्बिटल के नाम भी आपको पता होंगे, ये 5 ऑर्बिटल के नाम भी आपको पता होंगे। एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यस सर यही तो होती है 5, बिल्कुल होती है, पहले भी हम जान चुके हैं कई बार। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं और वो 5 कौन कौन सी होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास 5 होती है। फिलहाल हमको डी ऑर्बिटल जानना है। सर डी ऑर्बिटल के बारे में कुछ चीजें बताइए। हमने लिख लिया यहां पर डी ऑर्बिटल, ठीक है सर। डी ऑर्बिटल्स एक्चुअल में हमारे पास 2 टाइप की होते हैं भाई। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप। तो 2 टाइप कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हमारे पास बिटवीन द एक्सिस, एक टाइप की डी ऑर्बिटल्स होती है हमारे पास बिटवीन द एक्सिस, और दूसरे टाइप की डी ऑर्बिटल्स होती है अलोंग द एक्सिस। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो ये पता होना बहुत जरूरी है, वरना हमें आगे के सीएफटी, सीएफएस कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इधर से समझ लीजिए भाई क्या जानने वाली, बिटवीन द एक्सिस।
मतलब ऐसी डी ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच में है उसे हम बिटवीन द एक्सिस कहेंगे, और ऐसी ऑर्बिटल जो एक्सिस पर है उन्हें हम अलोंग द एक्सिस कहेंगे। तो बिटवीन द एक्सिस कौन कौन सी होती है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। सर ये 3 ऑर्बिटल ऐसी हैं जो हमारी बिटवीन द एक्सिस होती है, और बाकी 2 ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 2 ऑर्बिटल हमारी क्या होती है? अलोंग द एक्सिस होती हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिटवीन द एक्सिस डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, अलोंग द एक्सिस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये होते हैं सर हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स। क्या जानने वाले हैं सर इसमें? क्या जानने वाले हैं? चलिए हम इसको क्यों बोला गया बिटवीन द एक्सिस, क्यों बोला गया अलोंग द एक्सिस, हम सबको 1 बाय 1 जान लेते हैं। पहला यहां पर लिख देते हैं हम बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। भाई सबको पता होगा, सबको पता होगा डी ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं सर, डी ऑर्बिटल जैसे एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है। पी ऑर्बिटल डंबल शेप होती है, टी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होती है, मतलब उसमें 2 डंबल पाए जाते हैं। अब जो 2 डंबल हैं वो कहां पाए जा रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैंने एक एक्सिस ये बना ली, मान लीजिए, दूसरी मैंने ये बना ली। चलिए कोई नहीं, इधर लिख देते हैं। ये है हमारे पास एक एक्सेस बना ली हमने, ठीक है। अभी अपन को करना क्या है, इसको थोड़ा सा कॉपी करके मैं 3 जगह लिख देता हूँ। 3 जगह क्यों, इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। मैं पहले में मान लेता हूँ, मान लीजिए भाई मेरे पास में जो है, मेरे पास में ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। एक चीज याद रखिए, एक्स वाई जेड, अगर ये तीनों एक्सिस हमारे पास होती है तो जो जेड एक्सिस होती है ना वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जहां जेड नहीं है और एक्स वाई है तो वहां पर एक्स हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक्स को हम प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। क्लास समझ लो, 2 एक्सिस मैंने बनाई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक वाई एक्सिस होगी, एक हमारे पास जेड एक्सिस होगी, एक जेड एक्सिस होगी, दूसरे पास एक्स एक्सिस। 3 ही तो है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, 3 होगी। इसी को हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, आवश्यकता नहीं है। इसी को समझते हैं पहले। देखिए करना क्या है, करना हमें ये है, अगर हम बात करें बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है बीच में, मतलब हमने एक बीच में ऑर्बिटल कुछ इस तरह से, एक डंबल 2 डंबल, डबल डंबल हो गया, ठीक है सर। यहां पर भी एक डंबल 2 डंबल, डबल डंबल हो गया, ठीक है सर। यहां पर भी एक डंबल 2 डंबल, डबल डंबल हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। अगर कोई भी ऑर्बिटल x और y एक्सिस के बीच में बना रही है डबल डंबल, उसको हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल कहें, सिंपल। सर ऐसी कोई भी ऑर्बिटल जो y और z के बीच में बना रही है उसे हम डी वाई जेड और कहेंगे ऑर्बिटल, ठीक है सर। अगर सर ऐसी कोई भी ऑर्बिटल जो x और z के बीच में बना रही है उसे हम डी जेड एक्स ऑर्बिटल कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये वो 3 ऑर्बिटल हैं जो हमारी कहां बिटवीन द एक्सिस होती हैं। लेकिन सर अगर हम आगे बात करें, तो हमारे पास क्या आता है अलोंग द एक्सिस। सर अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या है, अब हम बात करने वाले हैं अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस का मतलब होता है एक्सिस पर, और एक्सिस पर हमारे कितने ऑर्बिटल है सर 2 हैं। हम पहले तो एक्सिस बनाएंगे, एक एक्सिस ये रही है हमारे पास, ठीक है, दूसरी एक्सिस ये रही है हमारे पास, ठीक। कोई प्रॉब्लम सर नहीं है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं 3 बार की कॉपी करेंगे, अभी बता देते हैं क्यों करेंगे। इस बार क्या है अलोंग द एक्सिस। सर अलोंग द एक्सिस कैसे बनाएंगे भाई, एक डंबल इस एक्सिस पर, एक डंबल इस एक्सिस पर, यही तो हो जाना है, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसी को कॉपी कर देते हैं बार बार,
क्यों हटाना, इसी को कॉपी कर देते हैं और x इसका नाम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अगर हम बात करें पहले वाले में हमने क्या लिया था भाई, हमने सर ये लिया था, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y है, ये z है ये y है, ये z है ये x है, यही तो लिया था। बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे सर ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। गड़बड़ क्या लग रहा है सर, अभी आपने बताया था कि d ऑर्बिटल्स होती है 5, लेकिन 3 तो आपने बना दी बिटवीन द एक्सिस, 3 बना दिया आपने अलोंग द एक्सिस। अगर मैं इसके नाम की बात करूं, मान लो अगर मैं इसके नाम की बात करता हूं, मैं इसका नाम हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x और y में हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, x होगी, तो हम इसका नाम देंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर इसका नाम क्या हो जाएगा, dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी है तो z तो ऑलवेज क्या रहेगा हमारा, अगर z है तो प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा भाई, dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे सर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपने बताई थी अभी, जैसे 5 ऑर्बिटल का नाम लिखा था, वहां पर 5वें ऑर्बिटल में क्या क्या नाम थे, dxy dz dz, ये थे, बिल्कुल थे। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी था, लेकिन ये दोनों नाम नहीं थे। और आपने ऑर्बिटल बताई 5, बना दी कितनी, 6। एक्चुअल में होता क्या भाई, इस ऑर्बिटल में भी जेड एक्सिस है, इस ऑर्बिटल में भी जेड एक्सिस है। जब दोनों में हमारी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जेड है, तो उस केस में ये होता है, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, और मर्ज होने की वजह से इनका जो जेड एक्सिस है वो बढ़ जाती है। जेड एक्सिस भाई ये भी है, जेड एक्सिस ये भी है, दोनों आपस में मिलने के बाद इनकी जेड एक्सिस थोड़ी सी क्या हो जाती है, बड़ी। जेड एक्सिस क्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। सर ये जेड एक्सिस हो गई। अच्छा, जेड एक्सिस बड़ी होने के बाद अगर हम बात करें तो होता क्या है, इसके पास एक्स और वाई दो वो एक्सिस भी है। मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, ये छोटी रहेगी क्योंकि ये थोड़ी बढ़ेंगी। बिल्कुल सही बात। तो यहां से होता ये है, हमारे पास एक्स हो गई, ये हमारे पास वाई हो गई, एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये हमारे पास जेड हो गई। होता क्या है, होता ये है सर, होता ये है हमारे पास में ये है जेड एक्सिस, और एक्स और वाई आपस में मर्ज होने के बाद कुछ इस तरह की ज्योमेट्री को, कुछ इस तरह के ओरिएंटेशन को दिखाती है। और ये हमारी एक्सिस जो है वो होती है हमारे पास कौन सी, जेड एक्सिस। इस ऑर्बिटल को नाम दिया गया है डी जेड स्क्वायर। इस ऑर्बिटल को क्या नाम दिया गया है, डी जेड स्क्वायर। यहां से x और y को हमने हटा दिया क्योंकि x और y एक्सिस इसमें फिर दिखाई नहीं देती, वो प्रॉपर्ली रोटेट करती रहती हैं। दैट्स व्हाई उसको हम इस ऑर्बिटल से दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं जो 2 टाइप की होती हैं। 3 हमारे पास ऐसी होती हैं, 3 हमारे पास ऐसी होती हैं जो बिटवीन द एक्सिस होती है, मतलब एक्सिस के बीच में होती है, dxy dyz dzx। और 2 ऑर्बिटल हमारे पास ऐसी होती हैं जो एक्सिस पर होती हैं, जिनमें से एक का नाम है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरे का नाम है dz स्क्वायर। और dz स्क्वायर इन दोनों से मिलने के बाद बनती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी और उनकी CFSC क्या होगी। इन सब चीजों को डिटेल में करने वाले हैं। चलिए फिर इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपको केवल एक ही काम करना है, लेक्चर को शेयर करना। भाई जहां तक हो सकता है वहां तक, जो लोग भी पढ़ने वाले हैं जिनको इन चीजों की जरूरत है तो वहां तक पहुंचाना है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।